इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 17 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021 निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य राज्यों के बीच एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, SCO, नेटो, ब्रिक्स या फिर बिम्स्टेक। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। Exercise Peaceful Mission 2021 is a joint counter-terrorism exercise between SCO member states। तो SCO के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडियन मिलिट्री कॉन्टिजेंट भी यहाँ पर शामिल हुआ है इस वाली एक्सरसाइज में और 200 आर्मी पर्सनल इसमें शामिल हुए हैं, आपको जानना चाहिए। साथ ही आपको जानना चाहिए जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में हमने हाल ही में बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था, तो इसके जितने भी सदस्य हैं वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं और ये एक बाइनरी एक्सरसाइज है, यानी कि 2 साल में एक बार होती है, एनुअली नहीं है। ये बात आप याद रखेंगे। आपको जानना चाहिए इस बार जो हो रहा है ये 6th एडिशन है और ये रशिया द्वारा होस्ट किया जा रहा है। कहाँ पर? ओरेनबर्ग रीजन ऑफ साउथ वेस्ट रशिया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। किस IIT ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे या फिर IIT हैदराबाद? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो IIT बॉम्बे लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उड़ान। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो प्रोफेसर गणेश रामाकृष्णन है ये IIT बॉम्बे से ही हैं, तो इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट की क्या खूबी है? तो देखिए, जो हायर एजुकेशन में जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं तो वो इंग्लिश में होती हैं ज़्यादातर, तो उन जो टेक्स्ट बुक हैं तो उनको जो है रीजनल लैंग्वेजेस में भी पढ़ा जा सके, उनको हिंदी में पढ़ा जा सके, तो इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। किसके द्वारा? प्रोफेसर गणेश रामाकृष्णन, ये IIT बॉम्बे से हैं। नियामक सैंडबॉक्स के तहत RBI द्वारा घोषित तीसरे समूह का विषय क्या है? ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, समझाएंगे इसको क्या मतलब है इसका। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए सभी और इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो MSME lending is the theme of third cohort announced by the RBI under regulatory sandbox। तो देखिए फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है अपना, इसका थर्ड कोहॉर्ट, कोहॉर्ट का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, तो इसके लिए थीम रखा है MSME लैंडिंग। आपको जानना चाहिए जो RBI द्वारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क है ये अगस्त 13, 2019 इसको रोल आउट किया गया था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगी, कम से कम आप ईयर तो याद रखिएगा। 2019 में RBI ने इस तरह की एक स्कीम की शुरुआत की थी। अब देखिए, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा इन्वायरमेंट मेरे को मिल जाए जिसमें कि मेरे को ये भी पता हो कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस मेरे को फॉलो करने हैं, सभी तरह की जो सुविधाएं हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो मेरे पास रहे और मेरे पास अच्छी गाइडेंस रहे। ये मैं चाहता हूँ, कोई भी अपना प्रोडक्ट मैं लॉन्च करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं कोई एक पेमेंट ऐप लॉन्च करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए अब RBI ने क्या किया, अलग अलग थीम लॉन्च किए हैं। अब मान लीजिए मैं RBI ने कोई थीम लॉन्च कर दिया कि थीम है पेमेंट, राइट, पेमेंट थीम है, तो अब मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। मैंने कहा कि मैं भी इसमें अप्लाई करूंगा और मैं अपनी एक ऐप बनाना चाहता हूं। तो RBI ने क्या किया, इससे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करने होते हैं उनमें थोड़ी सी ढील दे दी, या ज़रूरी नहीं है ढील दी या नहीं दी, और एक हमको एनवायरनमेंट दे दिया और अपने ओर से भी जो एक्सपर्ट हैं उनको भी लगा दिया, ठीक है। तो मेरे को एक गाइडेंस मिल रही है, मैं अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहा हूँ और उसको टेस्ट भी कर रहा हूँ। तो पहले 40 से 50 लोगों के बीच में मैंने अपना वो प्रोडक्ट जब बनाया उसको टेस्ट किया, फिर देखा क्या उसमें कोई ख़राबी है, क्या वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। यदि उसमें कोई ख़राबी नहीं है तो वो प्रोडक्ट मेरा पास हो गया है और उसको मैं अब जो है पैन इंडिया लेवल पर लॉन्च कर सकता हूँ। यदि उसमें कोई दिक्कत आ गई है तो उसको फिर से मैं सुधार सकता हूँ। तो इसको बोला गया है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो इसमें अलग अलग थीम है, जैसे अब MSME लैंडिंग है तो अब इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने जो MSME लैंडिंग के लिए यूज़ हो सकें।
तो इसके लिए एप्लीकेशन जो भी डालेंगे फिर वो अपना प्रोडक्ट जो है यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब होता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। अब देखिए ये क्योंकि थर्ड है, अब इससे पहले भी आरबीआई ने इसी तरह की एप्लीकेशन मांगी थी। तो फर्स्ट कोहॉर्ट जो यहाँ पर लॉन्च किया गया था ये था रिटेल पेमेंट्स। तो जो रिटेल पेमेंट से संबंधित अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था। उसके बाद जो सेकंड वाला थीम लॉन्च किया था आरबीआई ने ये था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से रिलेटेड अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं उन्होंने इसमें अप्लाई किया था। तो अब ये थर्ड जो है थीम आया है एमएसएमई लैंडिंग। तो इसके तहत जो भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको एक एनवायरनमेंट प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से टेस्ट कर सकें। हाल ही में इंडो पैसिफिक के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई। कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है? इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। रिसेंटली अ न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर द इंडो पैसिफिक लॉन्च्ड और अनाउंस्ड। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आप कह सकते हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि हम एक नई ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इसको डेवलप करने जा रहे हैं, यानी त्रिपक्षीय एक सुरक्षा साझेदारी हम डेवलप करने जा रहे हैं। किसके लिए? इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। और इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ये तीनों ही शामिल रहेंगे। और इसमें आपको बता दें इसी के तहत ऑस्ट्रेलिया को जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी दी जाएंगी। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को जो है अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच भी संबंध अब ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं अगर पिछले कुछ सालों से हम देखें। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 की थीम क्या रही? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। तो ये थीम रही है इस बार 2021 का इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इसका। तो हमने इसको देखा था पर तब तक जो है थीम स्पष्ट नहीं था। तो अब ये थीम स्पष्ट हो गया है और ये थीम रहेगा 15 सितंबर को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन आपके लिए और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सुब्रमण्यम स्वामी इज द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। इन्हें आप सभी जानते होंगे। तो इन्होंने पुस्तक लिखी है, इंपॉर्टेंट रहेगी वाली पुस्तक भी। कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की सेवा के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो भानुमति गीवाला हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड फॉर हर सर्विस टू कोविड-19 पॉजिटिव प्रेग्नेंट वीमेन। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो भानुमति जी हैं ये सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल ये गुजरात में है। तो यहाँ पर ये नर्स हैं और इन्होंने कोविड-19 पॉजिटिव प्रेग्नेंट वीमेन की काफ़ी सेवा की है, इसीलिए इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान दिया जाता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ओर से, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपको जानना चाहिए ये कौन है जिनके नाम पर है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर रही हैं, स्टैटिस्टिशियन रही हैं और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। फ्रेंड्स ये कई बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा फिर नोट कर लीजिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग और इन्हीं को बोला जाता है द लेडी विद द लैम्प। ये तो एसएससी में कई बार पूछा गया है तो इसको आप याद रखिएगा, द लेडी विद द लैम्प एंड फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग। तो इनको ये बोला जाता है। तो इन्होंने जो है ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उनकी काफ़ी सेवा की जब क्रीमिया वॉर चल रहा था उस वक्त। निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 जीता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग वॉन द प्रेस्टिजियस यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021। तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS आप सभी जानते होंगे। तो इसने जीता है यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021। क्यों जीता है? क्योंकि जो डिसेबल पीपल हैं जो सही से पढ़ नहीं पाते हैं तो उनके लिए इस तरह का मटेरियल इन्होंने प्रोवाइड कराया ताकि वे अच्छे से जो है शब्दों को समझ सकें, उनको जो है पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और आपको बता दें केवल इन्हें ही नहीं मिला है, इनके साथ 5 और इसी तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको मिले हैं। तो इन सभी कंट्रीज से हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आप याद रखिएगा। आजकल जो है क्या पैटर्न होता है, ये तो नहीं पूछते हैं कि किसको मिला है, ये पूछ लेते हैं कि इनको ये अवार्ड मिला है और इनके साथ और कितने लोगों को मिला है।
तो कई बार ये देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से कि इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये भी याद रखा करें, कोई भी अवार्ड हो तो उसमें आप ये जरूर देखा करें कि कितने लोगों को मिला है। रेमन मैग्सेसे से मिला है तो कितने को मिला है, कोई भी अवार्ड हो वो कितनों को मिला है, ये आप जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनको मिला है और 5 अदर लोगों को भी यहाँ पर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मार्च 2022 में गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपो के मौके पर किस राष्ट्र के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेंगे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल होस्ट द डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ अफ्रीकन नेशंस ऑन द साइडलाइंस ऑफ द डेफ एक्सपो एट गांधीनगर गुजरात इन मार्च 2022। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, तो देखिए डेफ एक्सपो होने वाली है गांधीनगर गुजरात में मार्च 2022 में। तो इसी के तहत, इसी के साइडलाइन में जो है ये अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनके भी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ भी मीटिंग करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। और इस मीटिंग का थीम रहेगा इंडिया अफ्रीका एडॉप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर सिनर्जाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। और आपको जानना चाहिए जो पहला इंडिया एशिया डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव रहा, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में साल 2020 में हेल्ड हुआ था, आयोजित हुआ था। स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन के साथ साझेदारी में किस बैंक ने अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए सीमा पार से भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है? डीबीएस बैंक, डीसीबी बैंक, एसबीएम इंडिया या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। So DBS Bank has launched real-time online tracking for cross-border payments for its corporate clients in partnership with Swift Global Payments Innovation (GPI). तो देखिए जैसे हमारा कोई पार्सल आता है तो हम उसको रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं ना कि अब यहाँ पर हमारा पार्सल पहुँचा है, अब यहाँ पर पहुँचा है। तो इसी तरह का एक रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम जो है DBS बैंक ने लॉन्च किया है। किसके साथ पार्टनरशिप में? स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ पार्टनरशिप में। तो जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है तो उसको कोई भी क्लाइंट है जो इस बैंक का वो ट्रैक कर सकता है अपने जो ट्रांजैक्शन है उसको। और इसके लिए जो भी कस्टमर है उसको DBS आइडियल, इस तरह का ये ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है DBS बैंक का, तो इसको इसकी सहायता से ये ट्रैक कर सकता है। आपको जानना चाहिए DBS बैंक इंडिया, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO सुरजीत सोम है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी टैगलाइन है लिविंग ब्रीदिंग एशिया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर अपराध के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB डेटा द मैक्सिमम साइबर क्राइम केसेस वर रिपोर्टेड इन उत्तर प्रदेश। जानते हैं इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है इसने एक डेटा रिलीज किया है साल 2020 के लिए। तो इसमें कहा है भारत में 50,035 केसेज जो हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड आए हैं और 2019 की तुलना में 11.8% की बढ़ोतरी साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस में देखी गई है। आपको बता दें साल 2020 में जो साइबर क्राइम रेट था ये साल 2020 में 3.7% रहा है, जबकि 2019 में 3.3% यहाँ पर रहा था। अब देखिए, अब आपको जानना चाहिए जो ये NCRB है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। ये तो देखिए टोटल केसेस हैं, ये है रेट ऑफ साइबर क्राइम और ये है केसेस ऑफ साइबर क्राइम, तो दोनों में अंतर है। इसलिए आप ये मत कहिएगा कि यहाँ पर आपने कहा है कि 11.8% सर्ज हुआ है और यहाँ पर तो केवल 3.3 से 3.7 हुआ है, तो दोनों में अंतर है। रेट ऑफ साइबर क्राइम है और ये केसेस ऑफ साइबर क्राइम है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात है अगर हम स्टेट्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के केसेस ये आए हैं उत्तर प्रदेश में, 11,097 केसेस आए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। और यदि हम क्राइम रेट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा रहा है कर्नाटक में, उसके बाद तेलंगाना, फिर आसाम, फिर उत्तर प्रदेश। और अगर हम जो इसमें शामिल हुई है 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो रही हैं इनमें अगर हम बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है और उसके बाद है चेन्नई। और यदि हम क्राइम अगेंस्ट वीमेन की बात करें, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बात करें, तो इसमें भी दिल्ली टॉप पर है। निम्नलिखित में से किसने रियल एस्टेट डेवलपर लोढ़ा समूह के साथ एंड टू एंड इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग समाधान प्रदान करने के लिए करार किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो टाटा पावर हैज टाइड अप with real estate developer Lodha Group to provide end-to-end electric vehicle charging solutions। तो यहाँ पर टाटा पावर ने लोडा ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशंस यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा, इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा।
निम्नलिखित में से किसने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए ब्लू स्मार्ट के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो जियो बीपी हैज पार्टनर्ड विद ब्लू स्मार्ट टू सेट अप ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो जियो बीपी जो कि एक जॉइंट वेंचर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच में और बीपी, इन दोनों के बीच में, तो इन्होंने ब्लू स्मार्ट जो कि इंडिया का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ऑल इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, इसके साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस डेवलप किए जाएंगे। अगस्त 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता का नाम बताइए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो एमियर रिचर्डसन is the winner of the ICC Women's Player of the Month for August 2021। तो किस देश की हैं? आयरलैंड की हैं, और अगस्त 2021 के लिए इनको ICC Women's Player of the Month का अवार्ड दिया गया है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगस्त 2021 के लिए ICC Men's Player of the Month का विजेता का नाम बताइए। सही आंसर होगा जो रूट। सो जो रूट इज द विनर ऑफ द ICC Men's Player of the Month for August 2021। तो जो रूट आप जानते हैं इंग्लैंड के कैप्टन हैं, ओडीआई कैप्टन है ये, तो इनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, टेस्ट कैप्टन है इंग्लैंड के जो रूट। नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व रोधी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व ऑन सितंबर 17। तो 17 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? मेरठ, कानपुर, अलीगढ़ या फिर गोरखपुर? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़। तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है, और ये यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बनाई जा रही है, ये किसके सम्मान में बनाई जा रही है? ये ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में बनाई जा रही है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नुब्रा वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? आंसर इज लद्दाख। What is the capital and currency of Yemen? So capital is Sana and currency is Riyal. National Forest Martyrs Day is observed on which day? Answer is 11th of September. Hindi Divas or Hindi Day is an annual day celebrated on which day? Answer is 14th September. Engineers Day is celebrated on September 15 every year to mark the birth anniversary of which person? सही आंसर है एम विश्वेश्वरैया, और इस बार इनकी 160th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। इनको 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पांचों ही क्वेश्चंस का। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे गए हैं हाल ही में हुए एग्जाम में हरियाणा पीसीएस में। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम आपका उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं, अटल टनल नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बिटवीन मनाली एंड ले इज बिल्ट ऑन विच रेंज ऑफ द हिमालयाज? देखिए मैंने आपको कई बार कहा है कोई भी ब्रिज हो, ठीक है, तो उस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ेंगे, पीआईबी से पढ़ेंगे, वरना हम जो है आपको जो देते हैं वो पीआईबी से ही देते हैं, पूरा संक्षेप में उसको कर देते हैं। तो आप हमारे वाला जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन होता है ना, उसको आप जरूर पढ़िएगा, कोई भी ब्रिज हो उसको। तो देखिए अटल टनल पूछी गई है, ये मनाली और लेह के बीच में है, तो ये हिमालय की किस रेंज पर बनाई गई है? तो आंसर होगा ईस्टर्न पीर पंजल रेंज, पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला यहाँ पर बनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दूसरा है, हिंदी में पढ़ेंगे इसको। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस द्वारा फैली वर्तमान महामारी के नाम की एक आधिकारिक घोषणा की। इसे कोविड-19 विषाणु नाम दिया गया। तो हम सभी जानते हैं कोविड-19 ही हम बोलते हैं जो ये बीमारी आई थी। तो इसका जो है आधिकारिक नाम क्या है ये पूछा गया है। कोविड-19 हम बोलते हैं ना, तो इसका आधिकारिक नाम क्या है, ऑफिशियल नेम क्या है? तो 4 ऑप्शन हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ऑप्शन सी, सो SARS-CoV-2 यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, SARS-CoV-2। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1.9 किलोमीटर लॉन्ग मैत्री सेतु कनेक्टिंग
Tripura and Bangladesh over river Feni has been built? Choose the correct statement. The bridges between Shabroom in Tripura and Ramgarh in Bangladesh. The bridges between Ramgarh in Tripura and Shabroom in Bangladesh. The bridges between Kalashar in Tripura and चिटगांव इन बांग्लादेश। तो इसी तरह से 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 59 का ए इसमें सही आंसर है। तो देखिए कितनी खूबसूरती से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन दिखाने का पर्पस यही है कि आप माइंडसेट इस तरह से करें कि हाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही रहेगा, सबरूम इन त्रिपुरा और रामगढ़ बांग्लादेश, इनको दोनों को जोड़ेगा ये बीच, ठीक है। 1.9 किलोमीटर का है, कोई भी ब्रिज हो तो उसकी लेंथ कितनी है, किन 2 जगह को जोड़ेगा, ये सभी आपको जानना चाहिए, किस रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्च का है, हमारी पीडीएफ में भी है, आप देख लीजिएगा, हमने पढ़ाया था इसी तरह से बिल्कुल। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चन। व्हाट इज QIP? फ्रेंड्स इनकी आपको फुल फॉर्म बतानी है केवल, ठीक है। व्हाट इज SIP? व्हाट इज IPO? व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ लाओस? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।